सबसे पहले एक खास खबर की ओर रुख करेंगे। बता दें कि एक बार फिर से विश्वेंद्र सिंह और डॉक्टर किरोड़ी लाल की मुलाकात हुई है। ईआरसीपी के मुद्दे पर मंत्री विश्वेंद्र सिंह से मिले सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल। मंत्री सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल और मंत्री विश्वेंद्र सिंह के सिविल लाइंस स्थित निवास पर ही मुलाकात हुई। दौसा के 13 बांधों में से 12 बांध सूख गए हैं। महज एक बांध में पानी की आवक है और ऐसे में ईआरसीपी योजना को लेकर दोनों में चर्चा हुई है। योजना का दौसा जिले को लाभ मिले, इसके लिए जल्द ही काम शुरू करने पर चर्चा हुई है। दौसा जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं विश्वेंद्र सिंह। दौसा जिले से जुड़े मामलों को लेकर पिछले 2 महीने में 5 बार मिले हैं विश्वेंद्र सिंह और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। तो ये इस वक्त की खास खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। बेहद खास है क्योंकि लगातार मुलाकातों का दौर है और ये मुलाकात जो है वो जनता से जुड़ी हुई है, ईआरसीपी से जुड़ी हुई है। इस ईआरसीपी के मुद्दे पर मंत्री विश्वेंद्र सिंह से राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मिले हैं। मंत्री विश्वेंद्र सिंह के सिविल लाइंस स्थित निवास पर मुलाकात हुई है। दौसा के 13 बांधों में से 12 बांध सूख चुके हैं। महज एक बांध में ही पानी की आवक है। ऐसे में ईआरसीपी योजना को लेकर दोनों में चर्चा हुई है। योजना का दौसा जिले को लाभ मिले, इसके लिए जल्द ही काम शुरू करने पर चर्चा हुई। दौसा जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं विश्वेंद्र सिंह और इसलिए बेहद खास हो जाता है। दौसा जिले से जुड़े मामलों को लेकर पिछले 2 महीने में 5 बार मिल चुके हैं विश्वेंद्र सिंह और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। सावधान हो जाइए क्योंकि जानलेवा साबित हो सकते हैं बैटरी संचालित 2 पहिया वाहन। सड़कों पर सर पर दौड़ रहे बहुत से बैटरी चलित 2 पहिया वाहन। रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए बैटरी चलित 2 पहिया वाहन में फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। आपको बता दें कि बैटरी संचालित 2 पहिया वाहन निर्माताओं और विक्रेताओं का फर्जीवाड़ा सामने आया है। इन वाहनों की गति, वजन, बैटरी की क्षमता नियमों से बहुत ज्यादा है। सड़क सुरक्षा के लिए घातक है इस तरह के बैटरी चलित 2 पहिया वाहन। परिवहन आयुक्त ने सभी पंजीयन और प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। डीलर्स की ओर से बेचे जाने वाले वाहनों की पूरे तरीके से जांच करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अपराध प्रमाणित होने पर 1 साल तक के कारावास, 1 अरब रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी यहाँ पर है। लेकिन कुछ भी कहो, सर पर दौड़ रहे हैं लोग, आराम से चला रहे हैं, उनको पता नहीं है और इसीलिए फर्स्ट इंडिया आप सभी को सावधान कर रहा है कि सावधान हो जाइए, जानलेवा साबित हो सकते हैं ये बैटरी संचालित 2 पहिया वाहन। क्यों है ये आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए बैटरी चलित 2 पहिया वाहन में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। बैटरी संचालित 2 पहिया वाहन निर्माताओं और विक्रेताओं का ये फर्जीवाड़ा है, मिलीभगत है। इन वाहनों की गति, वजन, बैटरी की क्षमता जो है नियमों से बहुत ज्यादा है। सड़क सुरक्षा के लिए घातक है। इस तरह के बैटरी चलित 2 पहिया वाहन आपकी जान ले सकते हैं। ये 2 पहिया वाहन परिवहन आयुक्त ने सभी पंजीयन और प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। डीलर्स की ओर से बेचे जाने वाले वाहनों की पूरी तरीके से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। अपराध प्रमाणित होने पर 1 साल तक के कारावास की यहाँ पर आपको सजा हो सकती है। इसके अलावा 1 अरब रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान हो सकता है। तो ये डीलर्स के लिए भी एक चुनौती है और वो अभी सचेत हो जाए क्योंकि आपको ये सजा भुगतनी होगी। 1 अरब रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है और इसीलिए ये फर्जीवाड़ा करना बंद कर देना चाहिए। उदयपुर प्रकरण को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा का भाजपा पर निशाना। कहा गुलाब चंद कटारिया स्थानीय विधायक है और नेता प्रतिपक्ष भी हैं। इनकी जिम्मेदारी थी कि वो इस माहौल में उदयपुर में रुकते, स्थिति को काबू में रखने की सरकार की मदद करते। लेकिन 28 जून की घटना के अगले दिन ही वो हैदराबाद चले गए। अब तो कन्हैया लाल के घर जाने की तमाम भाजपा नेताओं में होड़ मच गई है क्योंकि राजनीति चमकानी है। जब उनके परिवार का गम बांटना था तब सब कहां थे। इन लोगों की घटना के प्रति गंभीरता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिससे स्थिति पर चर्चा हो सके, राजस्थान में शांति बहाली की जा सके। लेकिन ना तो नेता प्रतिपक्ष पहुंचे और ना ही उपनेता प्रतिपक्ष, ना ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष उस बैठक में आए। राजस्थान की जनता सोचने को मजबूर है कि इतना गैर जिम्मेदार विपक्ष राजस्थान का क्या भला करेगा। जब पूरा राजस्थान दुखी था, गम में था, दर्द में था, दुखी था, तब इनकी हैदराबाद के 5 स्टार होटल्स में जश्न मनाते हुए तस्वीरें सामने आ रही थी। और अब यह पॉलिटिकल टूरिस्ट बनकर उदयपुर जा रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं। भाजपा का काम आग लगाने का है, लेकिन किसी का दर्द बांटना हो तो ये कहीं नजर नहीं आते। ये फिलहाल गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा। आगे कहा कि इस घटना के अपराधियों की भाजपा नेताओं के साथ फोटो आ रही है।
मीडिया के अनुसार ये भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता था। मीडिया में प्रकाशित खबर के अनुसार जम्मू में पकड़ा गया आतंकी भाजपा के आईटी सेल का चीफ था। इनके आतंकियों से कौन सी मिली भगत है, ये सवाल खड़ा होता है। वहीं मैंने एनआईए के डीजी को पत्र लिखकर मांग की है भाजपा के आतंकियों के साथ कनेक्शन की भी जांच की जाए, क्योंकि बेहद खास हो जाता है। लगातार ये हमेशा टारगेट करते हैं आतंकवाद को लेकर, लेकिन जब इनके ही तार इनसे जुड़े हुए हों तो बेहद जरूरी हो जाता है कि अब इनकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर यही कहेंगे कि उदयपुर प्रकरण जो है वो थमता नहीं, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब लगातार वार पलटवार हो रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा का अब भाजपा पर निशाना आया है, क्योंकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि लगातार बीजेपी के जो नेता है, तमाम दिग्गज नेता हैं, वो उदयपुर पहुंच रहे हैं, पीड़ित के घर पहुंच रहे हैं, उनसे जानकारी तो ले रहे हैं और साथ में दर्द भी साझा कर रहे हैं। और इसी में ये फिलहाल बयान आया है। दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ ने कहा कि गुलाब चंद कटारिया स्थानीय विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं और उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इस माहौल में उदयपुर रुकते, स्थिति को काबू में रखने की सरकार की मदद करते। लेकिन 28 जून की घटना के अगले दिन ही वो हैदराबाद चले गए। अब तो कन्हैया लाल के घर जाने की तमाम भाजपा नेताओं में होड़ मच गई। ये निशाना उन्होंने साधा और ये भी साफ कहा, क्योंकि अब राजनीति चमका रही है। परिवार का जब गम बांटना था तब सब कहाँ थे? जब पूरा राजस्थान दुखी था तब ये सब कहाँ थे? अब इनकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन एक दो नेता को छोड़कर कोई भी यहाँ पर नहीं पहुंचा। ना ही बीजेपी का नेता प्रतिपक्ष था और ना ही उपनेता प्रतिपक्ष था और ना ही इनका प्रदेशाध्यक्ष था। कोई इस बैठक में पहुंचा नहीं और राजस्थान की जनता अब सोचने पर मजबूर है कि इतने गैर जिम्मेदार विपक्ष राजस्थान का क्या भला करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि विपक्ष की भी पूरी जिम्मेदारी बनती है। और उस वक्त मुख्यमंत्री ने भी गंभीरता दिखाई थी, सभी दलों को आगे आने की बात कही थी, एकजुटता की बात कही थी और ये भी कहा था कि कोई इस तरीके की बयानबाजी नहीं करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मानने को तैयार नहीं है। ऐसा कहते हुए गोविंद सिंह डोटासरा नजर आए और लगातार उन्होंने वार किया है भारतीय जनता पार्टी। सड़क हादसों और ईआरसीबी को लेकर परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला का बयान आया है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में 10,000 से ज्यादा मौतें होती हैं हर साल। बेहद दुखद बात है, लेकिन हम इस आंकड़े को कम कर रहे हैं। सरकार और समाज के लिए पीड़ादायक स्थिति है। शराब पीकर वाहन चलाने वाले और लगातार 18 घंटे वाहन चलाने वालों पर अब कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को दिए गए सख्त कार्रवाई के निर्देश और ईआरसीबी को लेकर ओला ने यह भी कहा कि योजनाओं को पहले भी राष्ट्रीय योजना घोषित किया गया। राष्ट्रीय योजना घोषित करना चाहिए, अड़ंगा नहीं लगना चाहिए। केंद्र सरकार को कोई अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए। भारत सरकार सकारात्मक रूप से योजना को शुरू करे, क्योंकि हम लगातार मांग कर रहे हैं और ये इसमें हमारा भला नहीं है, इसमें जनता का भला है और जनता के लिए केंद्र को सहयोग करना ही पड़ेगा। फिलहाल ये कहा गया है। सड़क हादसे हो चाहे ईआरसीबी का मुद्दा हो, अब सरकार जो है लगातार कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि अब उसे सहयोग करना चाहिए। और अब इसे लेकर परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला का बयान आया है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में 10,000 से ज्यादा मौतें होती हैं हर साल। मानते हैं बेहद दुखद बात है, लेकिन हम यानी कि राजस्थान सरकार इस आंकड़े को कम कर रहे हैं। सरकार और समाज के लिए पीड़ादायक स्थिति बन गई है। शराब पीकर वाहन चलाने वाले और लगातार 18 घंटे वाहन चलाने वालों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस को दिए गए सख्त कार्रवाई के निर्देश, क्योंकि हम लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि सख्त निर्देश दिए जाए, सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि लोगों के जहन में डर हो, पुलिस का डर हो, खौफ हो। ईआरसीबी को लेकर बृजेंद्र ओला ने यह भी कहा कि योजनाओं को पहले भी राष्ट्रीय योजना घोषित किया गया था। राष्ट्रीय योजना घोषित करना भी चाहिए, इस पर अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए। केंद्र सरकार को इसमें एक बार फिर से पहल करनी होगी। भारत सरकार सकारात्मक रूप से इस योजना को शुरू करे, क्योंकि जनता की भलाई के लिए। CWSN विद्यार्थियों के लिए बनने वाले स्कूलों का काम अधूरा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आवासीय स्कूल का अब नोडल अधिकारी है शिक्षा निदेशक। विभाग ने दूसरी व्यवस्था के तौर पर डाइट के छात्रावास की मरम्मत की। बिजली फिटिंग के लिए निदेशक से 10 लाख रुपए का बजट मांगा है और इसके लिए अब तक 3-4 लिखे जा चुके हैं पत्र, यानी कि कोशिश की जा रही है। मरम्मत का काम होने के बाद निदेशक के निर्देशानुसार एडमिशन भी शुरू होंगे। चूरू समसा को नोटिस भेजा गया है, लेकिन नए आदेश के बाद भी विभाग द्विधा में है। अभी तक ये तय नहीं है कि निदेशक अब जिम्मेदारी किसे देंगे। डाइट प्रारंभिक निदेशालय के अधीन है। ऐसे में निदेशालय के नए आदेश पर गति आएगी, लेकिन असमंजस की स्थिति भी यहाँ पर बनी हुई है। निर्देश देने को लेकर CWSN विद्यार्थियों के लिए बनने वाले स्कूलों से जुड़ा पूरा मामला है, क्योंकि उनका काम अभी तक अधूरा है।
आवासीय स्कूल का अब नोडल अधिकारी शिक्षा अधिकारी है। विभाग ने दूसरी व्यवस्था के तौर पर डाइट के छात्रावास की मरम्मत का काम तो यहाँ पर उसी को लेकर निर्देश देने से जुड़ा यह पूरा मामला है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा कि निर्देशित किसे किया जाए। बिजली फिटिंग के लिए निदेशक से 10 लाख का बजट भी मांगा गया है। अब तक 3-4 लेटर्स लिखे जा चुके हैं इस मांग को लेकर। मरम्मत का काम होने के बाद निदेशक के निर्देशानुसार एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी, लेकिन वो काम अभी तक अधूरा है। चूरू संस्था को नोटिस भेजा गया है। नए आदेश के बाद भी विभाग द्विधा में है, क्योंकि तय नहीं हो पा रहा कि निदेशक की जिम्मेदारी अभी तक किसे दी जाए, जो कि निर्देशित करता रहे, निर्देश देता रहे। डाइट प्रारंभिक निदेशालय के अधीन है और ऐसे में निदेशालय के नए आदेश पर अब गति आने की संभावना है। जुलाई में शुरू होने थे दिव्यांग स्कूल, लेकिन अभी तक ना तो कोई बजट आया है और ना ही कोई पहल की गई है। 6 शिक्षा संभाग मुख्यालयों पर विशेष योग्यजन आवासीय विद्यालय शुरू होने थे और ये कहा भी गया था कि विद्यालय यहाँ पर शुरू किए जाएंगे। जुलाई में होने थे इन स्कूलों के लिए एडमिशन, लेकिन अभी तक इन विद्यालयों के लिए बजट भी आवंटित नहीं किया गया है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि अभी तक इन विद्यालयों के संचालन की जिम्मेदारी तक तय नहीं हुई। पहले राजस्थान शिक्षा परिषद की इकाई समसा के पास ये जिम्मा था, लेकिन इस विभाग के असमर्थता जताने के बाद मई में जिम्मेदारी ही बदल गई। राज्य सरकार के शिक्षा ग्रुप एक उप शासन सचिव को किया गया था इसके लिए नियुक्त। समसा ने असमर्थता जता दी थी तो शिक्षा निदेशक माध्यमिक को नोडल अधिकारी बना दिया गया। जमीन चिन्हित करने व भवन निर्माण तक वैकल्पिक व्यवस्था करने की भी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अभी तक किसी भी संभाग स्तर पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। राजस्थान के शिक्षा परिषद के अधिकारी खुद इसकी पुष्टि कर चुके हैं। लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि अभी तक जब बजट पास नहीं हुआ, कोई पहल नहीं की गई, तो ऐसे में किस बात की असमर्थता? कोशिश करनी चाहिए, पहल करनी चाहिए और बजट को लेकर लगातार मांग बनती रहनी चाहिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं संवाददाता डिंपल शर्मा की रिपोर्ट और सवाल कि आखिर कब आएगी ट्रांसफर लिस्ट। घड़ी घड़ी टीचर्स तो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जरा समझिए कि कहां अटक रही है तबादलों की सूची। दरअसल समझाते हैं कि आज कल में ही लिस्ट जारी होनी थी, लेकिन अभी सूची से पहले विभाग में अन्य जरूरी काम जारी है। ट्रांसफर की लिस्ट से पहले नवीन महात्मा गांधी स्कूल आएंगे। स्कूल में आने वाले विषय और संकाय, महात्मा गांधी स्कूलों के लिए विभिन्न पदों पर हुए साक्षात्कार में चयनितों की सूची और स्कूलों के लिए चयनित प्रिंसिपल्स, लेक्चरर्स, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड टीचर्स की लिस्ट। समसा में एडी, आरपी, पीओ के लिए साक्षात्कारों में चयनितों की लिस्ट, तब जाकर शिक्षकों के ट्रांसफर की लिस्ट आएगी। यानी कि उससे पहले जो हमने आपको नाम गिनाए हैं, ये लिस्ट आनी अभी बाकी है। ऐसे में अभी तक की तबादलों की सूची आने में कुछ दिन और लग सकते हैं। ये सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि अभी तक भी इतना वक्त क्यों लग रहा है? आखिर ट्रांसफर लिस्ट कब आएगी? क्योंकि टीचर्स लगातार इंतजार कर रहे हैं और सब कुछ टीचर्स पर ही डिपेंड होता है। लेकिन ये तबादलों की सूची कहां अटक रही है? आज कल में ये लिस्ट जारी होनी थी, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि कुछ दिन और लग सकते हैं। अभी सूची से पहले विभाग में अन्य जरूरी काम जारी है, उनकी लिस्ट आनी बाकी है। ट्रांसफर की लिस्ट से पहले नवीन महात्मा गांधी स्कूल जो है, उनके विषय, संकाय, विभिन्न पदों पर हुए साक्षात्कार में चयनितों की सूची, चयनित प्रिंसिपल हैं, लेक्चरर्स हैं, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, इन टीचर्स की लिस्ट आनी है। इसके अलावा समसा में एडी, आरपी, पीओ के लिए साक्षात्कारों में चयनितों की भी लिस्ट आनी है। उसके बाद जाकर टीचर्स की ट्रांसफर की लिस्ट आएगी और लगातार जो टीचर्स है वो टकटकी लगाकर इंतजार कर रहे हैं। चलिए अब बात करेंगे सरिस्का की, क्योंकि यहाँ पर बाग शिफ्टिंग का इंतजार थोड़ा बढ़ गया है। 2 साल पहले एनटीसीए से मंजूरी मिली थी। एक जोड़ा रणथंभौर से सरिस्का लाने की मंजूरी दी गई थी। सरिस्का में मौजूदा बाघ उम्रदराज हो गए हैं। अधिकांश की उम्र भी 13 वर्ष से ज्यादा है। ऐसे में बाघों के प्रजनन के लिए जरूरी है युवा बाघ। तो वहीं मुकुंदरा में बिना मंजूरी से कर दिया था बाघ को शिफ्ट। बाघिन वृद्धि की भी मंजूरी के बाद नहीं हो पाई थी अभी तक शिफ्टिंग। फिलहाल बरसात के चलते शिफ्टिंग की कोई संभावना तो नजर नहीं आ रही, और जब संभावना नहीं है तो ऐसे में इंतजार थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया है। शिफ्टिंग से जुड़ा मामला है, लेकिन सरिस्का में फिलहाल युवा बाघ की दरकार है। 2 साल पहले ही एनटीसीए से मंजूरी मिल चुकी थी। एक जोड़ा रणथंभौर से सरिस्का लाने की मंजूरी थी। अब उम्रदराज कई बाघ हो गए हैं जो कि सरिस्का में ऑलरेडी मौजूद है। अधिकांश की उम्र की बात करें तो ज्यादातर 13 वर्ष से ज्यादा है।
ऐसे में बाघों के प्रजनन की बात करें तो युवा बाघ बेहद जरूरी है। मुकुंदरा में बिना मंजूरी से ही बाघ को शिफ्ट किया गया था। वहीं दूसरी तरफ बाघिन वृद्धि की भी मंजूरी के बाद नहीं हो पाई अभी तक शिफ्टिंग, इसीलिए शिफ्टिंग का इंतजार है। और अब बरसात के चलते ये शिफ्टिंग नहीं हो पा रही, इसीलिए बरसात के रुकने का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी जानकारी है कि शिवाजी नाहरगढ़ टाइगर सफारी के महाराज होंगे। दरअसल ग्वालियर के गांधी जूलॉजिकल पार्क से देर रात शिवाजी रवाना हुए। अब ये शिवाजी कौन है? दरअसल 4 वर्ष का रॉयल बंगाल टाइगर शिवाजी अब नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की शान बढ़ाएगा। वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर व टीम शिवाजी को लेकर जयपुर पहुंच चुकी है। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत नाहरगढ़ टाइगर सफारी के लिए ये बाघ मिला, जिसका नाम है शिवाजी। डॉक्टर माथुर ने कल ग्वालियर में आधा दर्जन बाघों में से जयपुर के लिए शिवाजी को ही चुना। जयपुर पहुंचने पर 3 सप्ताह क्वारंटाइन में रहेगा शिवाजी। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में ओडिशा से लाई गई बाघिन रानी के साथ इसका जोड़ा बनाया जाएगा, क्योंकि मंजूरी मिल गई थी बाघ को लाने की। लेकिन जब डॉक्टर अरविंद माथुर वहां पर पहुंचे, ग्वालियर में आधा दर्जन बाघों का निरीक्षण किया गया, लेकिन उन्होंने जयपुर के लिए चुना शिवाजी को। और अब वो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की शान बढ़ाता हुआ नजर आएगा। अरविंद माथुर व टीम शिवाजी को लेकर पहुंच गई है। एक्सचेंज ये प्रोग्राम के तहत नाहरगढ़ टाइगर सफारी के लिए ये बाघ मिला है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि 1 या 2 नहीं, कुल 3 सप्ताह तक क्वारंटाइन शिवाजी को रहना पड़ेगा और पूरा इसकी जांच की जाएगी। उसके बाद ही इसे वहां शिफ्ट किया जाएगा और अपने आप में बेहद खास हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ के वन्य प्रेमी हैं, बाघ प्रेमी हैं, वो भी इसका कब से इंतजार कर रहे हैं। एक खास खबर जयपुर एयरपोर्ट से जुड़ी हुई, क्योंकि यहाँ पर फ्लाइट रद्द का आंकड़ा कम होने की बजाय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 15 दिन की बात करें तो 40 से ज्यादा फ्लाइट्स अब तक रद्द हो गई हैं। 21 जून के बाद इंडिगो की फ्लाइट रद्द का आंकड़ा बढ़ा है, सबसे ज्यादा यही फ्लाइट्स हैं। इसके बाद स्पाइस जेट और एयर एशिया की भी फ्लाइट जो है ज्यादातर रद्द होती आई है। आज जयपुर एयरपोर्ट से 9 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। इंडिगो की 3 और स्पाइस जेट की 5 फ्लाइट्स रद्द हो गई। एयर एशिया की मुंबई की 1 फ्लाइट रद्द हो गई। आज एयरपोर्ट से कुल 45 फ्लाइट्स ही संचालित हो रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि रद्द होने का आंकड़ा बढ़ने की जगह आखिर कब होगा, कम कब होगा, क्योंकि जो दूसरे पैसेंजर्स हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्री जो है जिन्हें इमरजेंसी में कहीं पे जाना है, उनकी फ्लाइट रद्द हो जाती है। पिछले 15 दिन में 40 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो गई है और 21 जून के बाद इंडिगो की फ्लाइट रद्द का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। स्पाइस जेट और एयर एशिया की भी फ्लाइट ज्यादातर रद्द होती आई है और आज भी एयरपोर्ट से कुल 45 फ्लाइट्स ही संचालित हो रही हैं और स्पाइस जेट की 5, इंडिगो की 3, एयर एशिया की मुंबई की 1 फ्लाइट रद्द हो गई। प्रकाश राजपुरोहित ने जयपुर कलेक्टर का पदभार संभाल लिया है। आईएएस प्रकाश राजपुरोहित है 51वें जयपुर कलेक्टर। 2010 बैच के आईएएस राजपुरोहित ने 5 जिलों में पहले ही वो कलेक्ट्री कर चुके हैं। लाइमलाइट से दूर रहकर काम करना राजपुरोहित को बेहद पसंद है और ये उनकी खासियत भी है। जनता के लिए हमेशा ही उनके ऑफिस के दरवाजे खुले रहते हैं। आबकारी विभाग कमिश्नर से उन्हें जयपुर कलेक्टर लगाया गया है और अब जब खुद सोचिए, हमेशा जनता के लिए उनके दरवाजे खुले रहते हैं, लाइमलाइट से दूर रहते हैं, तो जयपुर कलेक्टर के लिए बेहद खास हो जाएगा प्रकाश राजपुरोहित का उस कुर्सी पर बैठना, क्योंकि जनता अब कभी भी उनके ऑफिस पर पहुंच सकेगी, क्योंकि उनके दरवाजे जनता के लिए हमेशा के लिए खुले मिलेंगे।